Good morning, everyone. Today we are starting with a new topic that is merits and advantages of a company. The first advantage is large scale production. See, every company have their production at a large scale because there is sufficient capital available with them, right? With the help of capital only, they can make the large scale production possible. देखिए, मैं आपको यही बताना चाहती थी कि कंपनी का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि उनका जो प्रोडक्शन है, ठीक है, जो उत्पादन होता है वो बड़े पैमाने पे होता है, मतलब लार्ज स्केल पे होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाती है कंपनी बिकॉज क्योंकि उनके पास ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल अवेलेबल रहती है, ठीक है, जितना ज़्यादा पैसा अवेलेबल होगा प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे होता है। सेकेंड पॉइंट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। सी, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी is done by the efficient managers. They provide higher facilities to the manager because there are many shareholders in the company and they appoint the efficient managers to handle it. Of course, they provide their managers with a higher salary and facilities. देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मैनेजमेंट रहता है कंपनी का वो काफ़ी एफिशिएंट रहता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट रहता है क्योंकि जो कंपनी रहती है उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर रहते हैं और वो मिलके एक अच्छा मैनेजर अपॉइंट करते हैं और शेयर होल्डर जो रहते हैं वो कंपनी के ओनर रहते हैं तो वो कंपनी का काम भी देखते हैं, ठीक है, और जो मैनेजर अपॉइंट होते हैं उनको अच्छी सैलरी और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। फिर है प्रॉफिट ऑफ मोनोपोली। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑन लार्ज लेवल एंड अनलिमिटेड फाइनेंशियल कैपेसिटी कंपनी गेट्स बेनिफिट ऑफ मोनोपोली इन इट्स ट्रेड। देखिए, जो कंपनी रहती है उसका जो प्रोडक्शन रहता है, मैंने अभी बताया कि आपको प्रोडक्शन जो रहता है कंपनी का वो कैसा रहता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन रहता है, तो वो उनकी जो मोनोपोली रहती है वो उसे चला पाते हैं, ठीक है, उनको बेनिफिट मिलता है, ठीक है, उनकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी रहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगला है इनकम टैक्स रिबेट। सी, द कंपनी गेट्स इनकम टैक्स रिबेट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रिबेट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज रिलैक्सेशन। गवर्नमेंट जो रहती है वो कंपनी को रिलैक्सेशन देती है इनकम टैक्स में, ठीक है। फिर है डिवीजन ऑफ रिस्क। एज देयर आर मेनी मेंबर्स इन द कंपनी नोन एज शेयर होल्डर सो द रिस्क आर ऑल्सो डिवाइडेड। ज़्यादा लोग रहते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं, शेयर होल्डर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। द कैपिटल ऑफ कंपनी गेट्स डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्ट्स, दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। ड्यू टू दिस डिवीजन दे ऑल्सो डिवाइड प्रॉफिट, सो द रिस्क विल ऑल्सो गेट डिवाइडेड। देखिए, जो कंपनी रहती है उसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे शेयर होल्डर जो रहते हैं वो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो जो प्रॉफिट रहता है वो बढ़ जाता है शेयर होल्डर में। तो जब प्रॉफिट बढ़ रहा है तो रिस्क क्यों नहीं बढ़ेगी, डेफिनेट सी बात है, जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो रिस्क भी बढ़ जाएगी शेयर होल्डर्स में, ठीक है। दे आर नॉट लिमिटेड अप टू अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेंबर्स, इनफैक्ट दे आर डिवाइडेड इंटू मैनी नंबर ऑफ मेंबर एज टू द शेयर्स। देखिए, जितने शेयर होते हैं उतने ही शेयर होल्डर होते हैं और जो रिस्क रहती है वो भी सारे शेयर होल्डर में बढ़ जाती है उनके नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, जितने वो शेयर लेंगे उतनी ही रिस्क उनके ऊपर रहती है। तो ये थे एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ अ कंपनी। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस और डिमेरिट्स ऑफ अ कंपनी। सी, द फर्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्ट फॉर्मेशन। About this point, I can say this, that it is very difficult to form a company. Why it is so? Because it requires lots of formalities as well as lots of paperwork to get prepared, and the preliminary expenses are also huge in number, right? देखिए, जो फॉर्मेशन होता है कंपनी का वो एक चैलेंजिंग टास्क होता है, ठीक है, क्योंकि जो पेपर वर्क रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो रहते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मीन्स दोज एक्सपेंसेस विच आर डन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी के शुरुआती जो खर्चे होते हैं जो कंपनी शुरुआत होने के पहले किए जाते हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ठीक है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क होता है और हम ये देखेंगे कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ जो रहती है वो भी करनी पड़ती है और डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं वो भी सारे बनाने पड़ते हैं। जैसे 3 टाइप के होते हैं कंपनी के डॉक्यूमेंट, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड द फर्दर इज प्रॉस्पेक्टस। तो मतलब कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर एक कंपनी को प्रिपेयर करने पड़ते हैं। और सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ सीक्रेसी। सी, एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडरशिप यू विल फाउंड दैट देर इज़ अ लैक ऑफ सीक्रेसी इन कंपनी, ठीक है। पार्टनरशिप और सोल ट्रेडरशिप की तुलना में कंपनी में सीक्रेसी का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा वीक पड़ता है। कंपनी में जो सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पाती क्योंकि
जो लोग रहते हैं वो भी ज़्यादा रहते हैं और जो कंपनी रहती है उनका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ रहता है। द नेक्स्ट इज़ डिले इन डिसीजन मेकिंग। सी, एज कम्पेयर टू स्मॉल फर्म्स द कंपनी टेक्स मोर टाइम वाइल मेकिंग देयर डिसीजंस। कंपनी को ज़्यादा समय लगता है किसी भी डिसीजन को लेने में, बिकॉज द कंपनी हैज़ अ वास्ट और अ ह्यूज बिजनेस एंड एज वेल एज द नंबर ऑफ मेंबर्स और ऑल्सो large, so they can having various kinds of disputes and misunderstanding, misleadings and various types of things are available in a company. कंपनी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि कंपनी जो रहती है उसमें मेंबर्स भी ज़्यादा रहते हैं, शेयर होल्डर भी ज़्यादा रहते हैं, हर एक व्यक्ति का अलग अलग विचार रहता है, तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो रहती है वो फास्ट नहीं रहती, थोड़ी स्लो रहती है। काफ़ी सारे डिसीजन लेने में कंपनी वाले देरी कर देते हैं। द नेक्स्ट इज स्पेकुलेशन। एज every company have their shares and they are listed at stock exchange, and the creditors of the company take the shares and invest their money in the company, so it promotes to speculation when the outsider invest money in your company as they are listed in a stock exchange, so it encourages to speculation. स्पेकुलेशन देखिए, जो कंपनी रहती है उसके शेयर्स रहते हैं और जो शेयर रहते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहते हैं, बाहर वाले शेयर्स को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। ठीक है, कंपनी के जो शेयर्स के प्राइसेस होंगे, आप देखते होंगे टीवी वगैरह में भी जो शेयर के प्राइसेस है वो बढ़ते और घटते नज़र आते हैं, अलग अलग कंपनी के प्राइस पूरे टाइम मतलब कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो स्पेकुलेशन है उसे इनकरेज करती है। ठीक है, फिर है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। सी, द कंपनी इज़ नॉट फ्री टू डू एनी वर्क बिकॉज द गवर्नमेंट इंटरफेयर इन दैट। कंपनी जो रहती है बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कंपनी, जो गवर्नमेंट रहती है उसके कुछ रूल्स रहते हैं, रेगुलेशंस रहते हैं और उनका जो डायरेक्ट कंट्रोल रहता है कंपनी पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो रहती है वो इंटरफेयर करती है कंपनी के काम में, और कंपनी कैनॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, कंपनी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती। तो दीज आर द डिसएडवांटेज और डिमेरिट्स ऑफ अ कंपनी। We are starting with our next topic and that is prospectus. I am telling you the definition of prospectus from your book only. According to Indian Company Act 1956 section 236, prospectus means any prospectus, notice, circular, advertisement or other document inviting offers from the public for subscription or purchase of any share in or debenture of a body corporate. देखिए, prospectus वो important document होता है जिसमें कंपनी का सारा डिस्क्रिप्शन मौजूद होता है। ठीक है, वो एक नोटिस सर्कुलर एडवर्टीजमेंट टाइप का होता है जिसमें आप पब्लिक को इनवाइट करते हो ताकि आप उनकी कंपनी के शेयर और डिबेंचर खरीद सको। ठीक है, कॉरपोरेट मीन्स बॉडी कॉरपोरेट मीन्स कंपनी के आप कंपनी ये चाहती है कि आप उनकी कंपनी में आके पैसे इन्वेस्ट करें, शेयर और डिबेंचर खरीदें, तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस में सारी डिटेल होती है कंपनी की। ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस इज, फर्स्ट वन इज इन्विटेशन। सी, टू बाय शेयर एंड डिबेंचर्स दे इनवाइट पब्लिक थ्रू प्रॉस्पेक्टस। देखिए, पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस के थ्रू ही इनवाइट किया जाता है। ठीक है, द सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन। बाय द पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस द पब्लिक इज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड दे विल बी safe. By the prospectus, the public are assured that whatever the money they will going to invest in the company, it will be safe. And in the end, who accept the liability? The director will accept the liability. The director of the company will accept the liability and public is made to known to his declaration. Right? देखिए, जो डायरेक्टर रहता है ना वो अपना डिक्लेरेशन देता है कि वो कंपनी की सारी जिम्मेदारी लेता है। दूसरा है फेथ। प्रोस्पेक्टस में मतलब लिखा जाता है कि जो भी शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिक्योर रहेंगे। उसके बाद उनका जो पैसा है वो भी सिक्योर रहेगा। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन। कंपनी के बारे में मैंने अभी भी बताया था कि प्रोस्पेक्टस में सभी टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है। उसके बाद है इन्विटेशन। कंपनी को प्रोस्पेक्टस के थ्रू ही इनवाइट किया जाता है, अदरवाइज द नॉर्मल पब्लिक विल नॉट गोइंग टू बी नोन अबाउट द कंपनी. So these are the objects of prospectus, and if you all are having any doubt then you can ask me later. Okay, thank you.